नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश भर की राजनीति अजब गजब मोड़ ले रही है। प्रधानमंत्री जी विदेश घूम रहे हैं, संसद ठप हो रही है, संसद चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर है, बिहार की वोटर लिस्ट पर तत्काल चर्चा करो। राहुल गांधी जिन तेवरों में नजर आए, उसने पूरे विपक्ष को और एक नई ताकत दे दी। पहली बार बहुत लंबे समय के बाद इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती के साथ खड़ा है। अब सोचिए आप, इतने दिनों बाद संसद सत्र चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को विदेश का दौरा इसी समय करना था। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री संसद को फेस नहीं करना चाहते? मैंने अभय दुबे जी से इन कारणों की विस्तार में चर्चा करी। मैंने पूछा कि जो राफेल सौदे में शामिल था, उस शख्स से घर ईडी क्यों पहुंच गई, खेल क्या है, राजनीतिक समीकरण क्या बन रहे हैं, बिगड़ गए हैं। और फिर मैंने पूछा कि ट्रंप चचा क्यों कह रहे हैं कि अब भारतीयों को नौकरी भी नहीं करने दी जाएगी, और हमारे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं। बहुत रोचक बातचीत है, पूरी सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। ले चलता हूं आपको अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। देश के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तरफ गिरिराज जी हैं, कुछ बयान देते हैं, एक तरफ केशव मौर्य कहते हैं जालीदार टोपी पहनने वालों, एक तरफ अखिलेश यादव के मस्जिद में चले जाने पर बवाल हो जाता है, दूसरी तरफ मोहन भागवत मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिलते हैं, मुस्लिम उलेमाओं से मिलते हैं, मुस्लिम नेताओं से मिलते हैं। लोग समझ नहीं पा रहा है कि आरएसएस क्या चाहता है, बीजेपी क्या चाहती है, क्या दोनों एक ही लाइन पे चलना चाहते हैं या दोनों अलग अलग ट्रैक पे हैं, मामला क्या है। कोई अगर मस्जिद में चला जाए तो इतना हंगामा, और कोई मुस्लिम उलेमाओं से मिले। मोहन भागवत क्यों मिलना चाहते होंगे, या संघ की क्या प्लानिंग है मुस्लिमों को लेके, क्या संदेश देना चाहते होंगे। पहले भी मोहन भागवत कुछ मुस्लिम लोगों से मिले थे, नजीब जंग भी उसमें शामिल थे। मैंने उनसे पूछा था कि क्या प्लान है। तो क्या लगता है आपको कि ये मुलाकातें क्यों होती होंगी? संघ, हालांकि इंद्रेश जी पहले अल्पसंख्यक उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संघ की तरफ से इंद्रेश जी मिलते रहते हैं, लेकिन इस दौर में मोहन भागवत का हरियाणा भवन में इस तरह मिलना, ये क्या संदेश देता है? देखिए, मेरी निगाह में तो संदेश पूरी तरीके से साफ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारत के मुसलमानों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के मुसलमानों को ये संदेश देना चाहता है कि भाई इस देश में हिंदुओं का राज चलेगा। अब हिंदुओं के इस राज के अंदर आपकी पहचान क्या है, आपकी मजहबी पहचान क्या है, आपकी राजनीतिक पहचान क्या है, इसको आप नए सिरे से समझिए। उसको आप नए सिरे से उस पहचान को बनाइए, क्योंकि जो आपकी कांग्रेस की हुकूमत में जो पहचान, या उससे पहले जो आपकी पहचान बनी रही, जो मजहबी पहचान और राजनीतिक पहचान, वो पहचान अब यहाँ पर नहीं चलने वाली है। जो उन्होंने मुस्लिम मंच बनाया है, जो इंद्रेश कुमार जी चलाते हैं, उसका भी मुख्य मकसद यही है। जैसे वो मुस्लिम मंच का मुख्य मकसद क्या है? वो साफ तौर पर कहता है कि हम एक राष्ट्र, एक राष्ट्रगान, एक एक ध्वज के लिए अभियान चलाएंगे। तो पहले ही से एक राष्ट्रगान है, पहले ही से एक राष्ट्र है, और पहले से ही एक राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें वो अभियान क्या चलाएंगे? मुसलमानों ने कोई घोषित किया है, कोई उनका नया राष्ट्रीय ध्वज है, या भारत एक राष्ट्र नहीं है, या एक संविधान नहीं है? ऐसा तो मुसलमानों ने कहीं किया नहीं है। केवल कश्मीर की विशेष परिस्थितियों में वहां का संविधान थोड़ा अलग, वहां संविधान अलग तरह का था, क्योंकि वो कोई भारत के मुसलमानों की वजह से नहीं था, वो तो कश्मीर की विशेष परिस्थितियों की वजह से था। भारत के मुसलमानों का कश्मीर के अलग संविधान और अलग ध्वज के में कोई योगदान नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का उसमें कोई योगदान नहीं था, बिहार के मुसलमानों का, दक्षिण भारत के मुसलमानों का, उत्तर पूर्व के मुसलमानों का कोई योगदान नहीं था। वो कश्मीरी मुसलमान और कश्मीर की जो परिस्थितियां थी, उसके लिए एक अलग किस्म का समझौता हुआ था, और उस समझौते में राष्ट्रीय नेताओं ने हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से कश्मीर का भारत में विलय कैसे हो, उस प्रक्रिया का कारण अलग था। इसके अलावा तो भाई इसके अलावा तो मुसलमानों ने कभी दावा नहीं किया कि भारत का राष्ट्र ध्वज अलग होना चाहिए, या भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये बेकार की बात है। असल में है क्या कि भारत के मुसलमान एक बहुत बड़ी और संख्यात्मक दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली अल्पसंख्यक समुदाय है, जो कि राजनीति के ऊपर प्रभाव डालना चाहता है। संघ के समर्थक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के पास एक पॉलिटिकल वीटो है, जो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी प्रकारांतर से संघ के खिलाफ इस्तेमाल करते रहते हैं। उस पॉलिटिकल वीटो को कैसे खत्म किया जाए, असली समस्या ये, इसके लिए ही सारा प्रपंच रचा जाता है। अच्छा, अब आप एक तरफ तो कहते हैं कि हिंदू एकता होनी चाहिए और मुसलमान भी हिंदू ही हैं, उसके बाद में
श्री मोहन भागवत के भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रिय नेता योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। राष्ट्रीय स्तर पर संघ नरेंद्र मोदी की वोट खींचने की ताकत जो है उसको मानता है कि भाई नरेंद्र मोदी में एक इस प्रकार की क्षमता है, जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलते हैं मोदी के होने से कुछ वोट उसे अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। अभी एक साल ही हुआ है केवल, लोकसभा चुनाव में जो चुनाव प्रचार मोदी जी ने किया वो पूरी तरीके से मुसलमान विरोधी चुनाव प्रचार था। मतलब ये है कि मुसलमानों को अपने लिए किसी किस्म के आरक्षण की मांग नहीं करनी चाहिए, मुसलमानों को अपने लिए नौकरियों की मांग के लिए कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, मुसलमानों को अपनी पसंद से वोट नहीं देना चाहिए। अगर मुसलमान अपनी पसंद से वोट देते हैं तो वो हिंदू विरोधी वोट है, वो राष्ट्र विरोधी वोट है और वो दरअसल भारत का विभाजन करवाने वाला, भारत के लिए एक विभाजनकारी वोट है। तो ये सब जो पूरा तरीका है, सारे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। भारत में 8% मुसलमान औसतन भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं पूरे देश के पैमाने पर। ये लोकसभा चुनाव में बार बार ये आंकड़ा निकल के आता है, 7.5 से 8.5% के बीच में वोट प्राप्त होता है। ये वोट किनका है? ये वोट मोटे तौर पर शिया मुसलमानों का वोट है, क्योंकि शियाओं और शिया मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। सुन्नियों और शियाओं के बीच में एक विवाद हमेशा चलता है और वो विवाद इस्लाम का अंदरूनी विवाद है, उसका फायदा इनको प्राप्त होता है। उसका एक ऐतिहासिक कारण भी है और बरेलवी मुसलमानों का भी कुछ वोट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्राप्त होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुसलमानों का कोई वोट प्राप्त नहीं होता। उन्होंने काफी कोशिश करके देख ली, दिन रात हर भाजपा का हर नेता लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहता है। अब देखिए, सुप्रीम एक हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं शेखर यादव, उन्होंने जो वक्तव्य दिया तो उसकी वो विपक्ष कहता है कि भाई इनके न केवल जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए, इनके खिलाफ भी महाभियोग चलाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इससे सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ वक्तव्य दिया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस वक्तव्य को महाभियोग चलाने लायक नहीं मानती। आप अगर मुसलमानों के खिलाफ लगातार वक्तव्य दें तो आपकी भारतीय जनता पार्टी में प्रगति होती चली जाती है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो केवल मुसलमान विरोधी वक्तव्य देने के कारण भारतीय जनता पार्टी में जमे हुए हैं। तेजस्वी सूर्या क्या हैं? वो केवल मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले नेता हैं। योगी आदित्यनाथ केवल मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले नेता हैं। गिरिराज केवल मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले नेता हैं। जिनको आप डिग्री दुबे कहते हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले नेता हैं। लाइन लगी हुई है इस तरीके की। तो एक तरफ तो भारतीय मुसलमानों को लिंच किया जाता है, झूठे आरोपों में लिंच किया जाता है, जेलों के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग भरे हुए हैं और लंबे अरसे तक जेल काटने के बाद छूटते हैं, पता चला कि वो तो निर्दोष हैं, वो सारे के सारे मोटे तौर पर मुसलमान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रकार की बातें करता है कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है, जब मुसलमान भारत में नहीं रहेगा तो हम क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो बातें करता है, तो इन बातों का ये बातें खोखली लगती हैं। अगर जो बातें वो करते हैं उन बातों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी में से जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरती स्वर पैदा होते रहते हैं, उन नफरती स्वरों को नियंत्रित किया जाए। हाँ, सही बात है, तो रोका जाए तो ठीक होता है। अगर देखिए, मुसलमान समाज में बहुत सारी कट्टरताएं हैं, बहुत सारी मजहब परस्ती है, बहुत बड़े पैमाने पर काफी पिछड़ा हुआ समाज है। इन चीजों की आलोचना करना एक अलग बात है। इन चीजों की आलोचना को मैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं कहता। मुसलमान समाज के बहुत से लोग इस बात की आलोचनाएं करते हैं, अपने आप को प्रगतिशील और सेकुलर कहने वाले लोग भी इस बात की आलोचना करते हैं। लेकिन लगातार ये कहना कि सारे मुसलमान नौजवान हिंदू लड़कियों को पटाने के लिए लव जिहाद करते हुए घूम रहे हैं, लगातार धर्मांतरण की विदेशी साजिश से लगातार सब जगह मुहिम चलाई जा रही है, ये इस प्रकार की तमाम बातें करना उसका कोई मतलब नहीं। जब आप लगातार इस प्रकार की बातें करते रहते हैं
फिर आप ये सब जो करते हैं कि उन्होंने दिल्ली में एक मस्जिद में गए और यहाँ पे उन्होंने हरियाणा भवन में मुलाकात की, इसका कोई मतलब नहीं रहता। ये सब बड़ी बिल्कुल सही बात प्रायोजित, है ये। फोटो अपॉर्चुनिटी टाइप बातें लगती हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उधर संसद में हंगामा जारी है, धनखड़ का विकल्प तलाशा जा रहा है। बीजेपी के अंदर भी ये बात उठ रही है कि फायदा क्या हुआ, आप कांग्रेस से लाए व्यक्ति को आपने उपराष्ट्रपति तक बना दिया, लेकिन वो आपको एंड टाइम पे गच्चा दे गया। तो ये जो विद्रोह था, एक कहीं ना कहीं संघ के अंदर भी इस बात को लेकर बहुत नाराजगी थी कि मोदी जी ने दूसरी कांग्रेस बना दी भारतीय जनता पार्टी को। ला ला के जितने भ्रष्ट थे, जितने बेईमान थे, कांग्रेस में छांट छांट के उनको कहीं मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं कोई और पद दे दिया। तो ये बात बीजेपी के अंदर भी बड़ा विद्रोह रह रही थी, भाई पार्टी के मूल कार्यकर्ता कहाँ चले जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति को लेकर अलग मंथन है, लेकिन संसद में हंगामा जारी है। खूब गहमा गहमी हुई आज, और राहुल गांधी संसद के बाहर बहुत गुस्से में नजर आए आज। क्या लग रहा है कि संसद सत्र इसी तरह निबट जाएगा या कुछ ठोस परिणाम निकलेंगे? मैंने तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले आपसे कहा था संजय जी कि इस संसद के सत्र में कोई चर्चा नहीं होगी, ऑपरेशन सिंदूर इंदूर पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि भाजपा का दांव ये है कि मुंह से कहते रहो कि चर्चा कराएंगे, मुंह से कहते रहो चर्चा कराएंगे, लेकिन दरअसल इस तरह से पूरा तब तक, और ये बात हमने तब कही थी जबकि झाखड़ कांड नहीं हुआ, धनखड़ कांड नहीं हुआ था, धनखड़ कांड नहीं हुआ था। अब धनखड़ कांड के बाद तो और भी मुश्किल हो गया है चर्चा कराना। धनखड़ कांड के बाद तो चर्चा कराना और भी मुश्किल हो गया है, और संसद के सत्र को प्रधानमंत्री गंभीरता से नहीं लेते हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि आप अपनी विदेश यात्राएं उस वक्त आयोजित करते हैं जबकि संसद का सत्र पहले से घोषित हो चुका है। भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सदन के नेता हैं, आप सदन के नेता के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त सदन में बैठा रहे, ये बात सही बात है, कम से कम देश में तो होना चाहिए उसे। हाँ, तो सत्र भी, मतलब सत्र इतना बड़ा है नहीं, तो आपको सत्र में रहना ही चाहिए। संसद चलती है तो ज्वलंत मुद्दे होते हैं। और वो सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। वो सत्र ऐसा साधारण सत्र नहीं है कि सामान्य परिस्थिति चल रही है, उसमें मानसून सत्र भी घोषित हुआ है, शरदकालीन सत्र भी घोषित हुआ है, तो ठीक है, प्रधानमंत्री दूसरी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रह सकते हैं, इसमें मैं इसको मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सत्र था, और इस सत्र में पहले से लगभग तय था कि इसमें ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होगी। सरकार ने भी नहीं कहा कि वो चर्चा नहीं कराएगी, ऐसा भी नहीं कि सरकार ने पहले कह दिया होगा नहीं इस सत्र में नहीं होगी चर्चा, चर्चा अगले किसी सत्र में होगी, या होगी ही नहीं चर्चा। सरकार तो पहले से कह रही थी कि भाई इस सत्र में चर्चा कराएंगे। सत्र होते ही चर्चा कराने का ऐलान भी कर दिया सरकार ने, चर्चा के घंटे भी तय हो गए, लेकिन उन तमाम घंटों में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है। उनका कहीं जिक्र नहीं है। मतलब यह है कि जो संसदीय कार्रवाई है, लोकतंत्र का जो संसदीय रूप है, उसमें प्रधानमंत्री की कोई रुचि नहीं है। वो केवल उसमें कभी कभार जवाब देने के लिए या कुछ बोलने वगैरह के लिए आते हैं और एक भाषण झाड़ते हैं, जबकि कायदे से सदन के नेता को संसद की कार्रवाइयों में विस्तृत और गहन रूप से भागीदारी करनी चाहिए। अगर वो वहां पर रहेंगे, और अगर विपक्ष मान लीजिए कोई मांग करता है कि आप इस पर जवाब दें, तो कभी तो विपक्ष की बात मान भी लो भाई। क्या ये डॉक्टर ने कह दिया है कि विपक्ष ने अगर मांग कर दी है तो मन हो तब भी ना भाषण दे रहे हैं? पता लगा हो सकता है नरेंद्र मोदी कभी मन होता होगा लेक्चर दे दें, विपक्ष ने मांग कर दी अब नहीं बोलेंगे। हाँ, सही बात है, लगता तो ऐसी है कि अगर विपक्ष, इसका क्या मतलब हुआ? ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उधर देश में आज बड़ा लोग एक चर्चा का विषय बन रही खबर कि राफेल में जिस आदमी को बीच में डाला था, जिस दिवालिया कंपनी को बीच में डाला था, अनिल अंबानी कंपनी को, आज उनके यहाँ ईडी की रेड हो गई, ईडी के छापे उनके यहाँ भी पड़ गए। तो ये किसी जमाने में मोदी जी के इतने दुलारे अंबानी जी, आज ईडी उनके छापे मार रही है, ये सब कहानी क्या है? मुझे लगता है कि समीकरणों में कुछ परिवर्तन हुआ है। देखिए, ये जो जिस तरीके से स्टेट बैंक ने पहले उनको एक फ्रॉड, उनके लोन अकाउंट को फ्रॉड अकाउंट घोषित किया, स्टेट बैंक ने घोषित किया, स्टेट बैंक ने पहले भी घोषित किया था, तब ये सुप्रीम कोर्ट तब अदालत से जाके स्टे ले आए थे। वो बात इतनी पुरानी हो गई, उसकी बीच में चर्चा भी नहीं हुई, हम लोग उसको भूल भी गए थे बात को। फिर अचानक देखिए, अचानक ये होता है कि स्टेट बैंक फ्रॉड घोषित कर देता है उनको। तो ये सब बातें ऐसे ही अचानक नहीं होती। ऐसा नहीं कि स्टेट बैंक को अचानक कोई मतलब नींद खुली हो और नींद खुलते ही सामने अनिल अंबानी का चेहरा आया हो और स्टेट बैंक के नेतृत्व ने कहा इसको फ्रॉड घोषित करो, ऐसा थोड़ी ना है। स्टेट बैंक तो पहले भी फ्रॉड घोषित कर चुका था।
इतने दिनों तक क्यों स्टेट बैंक चुपचाप बैठा रहा? स्टेट बैंक तो सरकारी बैंक है, सरकार जो चाहती है वो करता है। स्टेट बैंक ने फ्रॉड घोषित किया, फिर उनके खिलाफ रफ्तार दर्ज कर ली गई, अब उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया गया है। अच्छा, मतलब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, हालांकि उनके खिलाफ, और अरविंद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें, तो अब तो अनिल अंबानी की गिरफ्तारी की नौबत आनी चाहिए। सही बात है। अब तो ईडी में बुला के जैसे इन लोगों को ईडी में आने का नोटिस दिया जाता था, वो नोटिस अनिल अंबानी के नाम जारी होना चाहिए। ठीक बात है। और वही सब होना चाहिए, अनिल अंबानी जाए, दिन भर उनसे पूछताछ हो, शाम को उन्हें बैठा लिया जाए। उन सवालों में ये सवाल भी होगा, उन सवालों में खबर दी जाए कि भाई आपके पति गिरफ्तार कर लिए गए, और ये सवाल भी होगा कि राफेल में आपकी क्या क्या भूमिका थी, आपने क्या क्या डील की थी राफेल में। सब कुछ, सारे सवाल पूछे, सारे सवाल उसमें आने चाहिए। और जिस लोन को फ्रॉड स्टेट बैंक कह रहा है वो उसको भी इसमें जुड़ना चाहिए। स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, अनिल अंबानी की रिलायंस जो कम्युनिकेशन कंपनी थी, उस कंपनी के लोन को फ्रॉड लोन कह रहा है, तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? ठीक बात है, बड़े लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। हाँ, मतलब ये सब चीजें कहीं, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कोई समीकरण बदला है, या तो सरकार इन्हें किसी वजह से दंडित कर रही है, इसमें गिरफ्तार, और उस दंड में गिरफ्तारी शामिल नहीं है। भाई तय किया था ना कि दंड है तो कितने डंडे मारेंगे, कितने चांटे मारेंगे, कितनी देर तक मुर्गा बनाया जाएगा, तो उसमें हो सकता है भाई इसमें केवल चपत्ते मारी हैं, बहुत जोर से ना मारा जाए। तो ये सब कुछ समीकरण कुछ बदला है, उसमें सरकार कुछ इनसे नाराज वाराज हो गई है, या तो अंबानियों से कुछ नाराज हो गई है, या केवल अनिल अंबानी से ही नाराज हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है। मुकेश अंबानी की नाराजगी तो ज्यादा नहीं होगी मेरा मानना है, क्योंकि मुकेश अंबानी को तो काफी छूटें दी गई हैं। मुकेश अंबानी तो सीधे सीधे जाकर ट्रंप से मिलते हैं, और वो तो अमेरिका के अभी हम लोग अमेरिका से वो क्या मंगा रहे हैं, सब बातों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देखो सर, मैं बैंक की जिक्र किया, 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए के कर्जे को वेव ऑफ कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। सोचिए 12 लाख करोड़ का कर्जा, बैंक से सूची मांगी जाती है, आरटीआई मांगी जाती है, कोई सूची नहीं मिलती है। कितना कितना रुपया है, 12 लाख करोड़ रुपए 10 साल में, और राइट ऑफ क्यों कर दिया गया होगा? और जितने भी बाजारवादी अर्थशास्त्री हैं, जो इस बात पर सख्त आपत्ति होती है कि किसानों के कर्जे ना माफ किए जाएं। सही बात है। हाँ, किसानों के कर्जे ना माफ किए जाएं और लोगों को फ्री अनाज ना दिया जाए, इससे लोग जो हैं वो ठलुए हो जाएंगे, वो काम करने से इनकार कर देंगे, वो बैठे बैठे खाने की उन्हें आदत हो जाएगी, उनकी कर्मठता समाप्त हो जाएगी, इससे देश का नुकसान होगा, लोगों का दिमाग बदलेगा, उनके चरित्र में गिरावट आ जाएगी। ये तमाम जो उपदेशबाजी होती है? और ये 12 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता, एकदम शांति छा जाती है, कोई मतलब ही नहीं। इससे ऐसा लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे उछाल मिल रहा हो। हाँ, तो भाव तो ऐसे ही आता है। हाँ, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि राज्य जो है वो भारतीय पूंजीवाद के विकास, समाजवाद तो भारत में कभी था ही नहीं, जो पूंजीवाद है उसमें उसके विकास के लिए राज्य की मदद जरूरी है। सारी दुनिया में होता है, भारत की सरकार को भी मदद करनी चाहिए, लेकिन पूंजीवाद के विकास के लिए मदद करनी चाहिए, ना कि पूंजीवाद की जो नाकामियां हैं, पूंजीवाद की जो विकृतियां हैं, उसकी जो निष्फलताएं हैं, उन निष्फलताओं को इनाम देना चाहिए। उस विकृतियों के बदले इनाम थोड़ा देना चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल सही बात है। उधर मोदी जी के सबसे प्रिय दोस्त ट्रम्प चाचा कह रहे हैं कि जो अमेरिका की टेक कंपनियां या भारतीय लोगों को नौकरी देती आएंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, मतलब भारतीयों को नौकरी मत दो। बिल्कुल दुश्मनी निभा रहे हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी हो। ऐसा लगता है कि मोदी जी ने पता नहीं ट्रम्प की कौन सी भैंस खोल ली है, बिल्कुल खुले बैठे हैं, भारतीयों को नौकरी के लिए ऊपर आ गए कि भाई इंडियंस को नौकरी नहीं देंगे हम। नहीं, वो क्यों देंगे इंडियंस को नौकरी? वो देखिए, वो इस वक्त ट्रम्प भी अपने आप में एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आप, इसको भी समझने की जरूरत है। और ट्रम्प उस लड़ाई में जीतना चाहते हैं। ट्रम्प ने जो रवैया पिछले 20 जनवरी के बाद अपनाया है, उस रवैये में अगर वो सफल हुए तो वो अमेरिका के सबसे सफल और असाधारण राष्ट्रपति कहलाए जाएंगे, और अगर विफल हुए तो उनका जुलूस निकल जाएगा।
लोग उनके ऊपर थूकेंगे, उनकी तस्वीरें जलाई जाएंगी, उनकी पुतले जलाए जाएंगे अमेरिका में, सारी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनको दीवाना प्रेसिडेंट कहा जाएगा। इसलिए वो भी अपने यहाँ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें अमेरिकन लोगों को जॉब दिलवाना है, उनको बिल्कुल दूसरे किस्म की लड़ाई वहां पर लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई तभी कामयाब होगी जबकि वो अमेरिका सेंट्रिक नीतियां बनाए सारी की सारी। तो उनका काम अमेरिकी सेंट्रिक होना, हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार मिले ना मिले इससे उन पर तो क्या असर पड़ता है उनको? अगर उनकी अमेरिका सेंट्रिक नीतियों में भारतीयों को रोजगार मिलना बाधक है तो वो उसके खिलाफ बोलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये लगता तो यही है कि अमेरिका जो है वो दबाव डाला था कि भारत के अंदर टेस्ला वगैरह मत बेचो कारें अपनी, और बनाओ मत भारत में कुछ भी। ये तो उनके ऊपर भी दबाव डाला था, एप्पल के ऊपर दबाव डाल चुके हैं वो। तो ये लड़ाई रुकेगी कहाँ? भारत के खिलाफ जो अभियान है, ये अभियान रुकेगा कहाँ? कहाँ खत्म हो गया? वो अभियान केवल भारत के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम लोग केवल भारत के संदर्भ में सारी चीजों को देख रहे हैं, इसलिए वो अभियान भारत के खिलाफ नहीं है। ट्रंप ने किसी को नहीं बख्शा है। अगर आप इस मामले में अच्छे विशेषज्ञों की जो इस मसलों पर निगाह रखते हैं, उन्हें गहरी जानकारियां हैं, अगर उनकी आप टीका टिप्पणियों, विश्लेषण और लेखों को पढ़ें तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि वो किसी को नहीं बख्शा है। मतलब जो है कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो सबको, वो जो अपने पुराने अमेरिका के जो दोस्त रहे हैं, जो बिल्कुल अमेरिका के कुनबे के सदस्य माने जाते थे, जैसे कि कनाडा और यूरोप के तमाम देश, वो सबकी पिटाई कर रहे हैं। ट्रंप किसी को नहीं छोड़ रहा है। इसी तरह का रवैया अपना रहे हैं। आपको उदाहरण बताया कि नाटो के चीफ ने उनको ट्रंप को एक प्रस्ताव लिख के भेजा। उस प्रस्ताव में ट्रंप की थोड़ी चाटुकारिता की गई थी। ट्रंप ने फौरन उसका स्क्रीनशॉट जो है वो जारी कर दिया, तो उनको शर्मिंदा होना पड़ा। मतलब वो किसी को नहीं छोड़ रहे, हालत ये है। हाँ बिल्कुल सही, तलवार लेके आ गए, जिसका सिर आ जाए वो दड़ाम। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, मुझसे बातचीत की। थैंक यू सर। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, विस्तार के साथ सुनी, और आप सहमत होंगे कि अभय दुबे जी बहुत तार्किक और बहुत लॉजिक वाली बातें कर रहे थे। आपको कैसी लगी बातचीत, अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।